हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम अलग अलग इंडस्ट्री के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट की सीजन चल रही है और ये रिजल्ट की सीजन आपको गाइड कर सकती है कौन सी इंडस्ट्री के रिजल्ट फेवरेबल है, कहां पे दोस्तों कंटिन्यू ट्रेंड अच्छी थी और अभी भी अच्छी ट्रेंड है, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ट्रेंड बुरी थी पर अब इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रिजल्ट हमें फर्दर एक्शन क्या लेने हैं, पोर्टफोलियो में किधर वेटेज इंक्रीज करना है, किधर डिक्रीज करना है, इन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ओवरऑल निफ्टी 500 की 300 कंपनियों के सेल्स प्रॉफिट मार्जिन पे बात की। हमने अलग अलग मार्केट कैप जो है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप पे भी बात की। मैं आपको जस्ट एक ईगल आई व्यू से वो बता देता हूं और फिर हम निफ्टी 500 में कवर होती हुई मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे बात करेंगे जो आपको काम लग सकती है। दोस्तों इसी प्रकार इंपॉर्टेंट अपडेट आप जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। दोस्तों ये पूरा रिसर्च किया है करण परमार ने, जो कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी बेंगलोर के विद्यार्थी है और दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट के इंटर्न है। तो हमने उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है, पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे और हम इन डेटा के आधार पे दोस्तों ये जानने का प्रयत्न करेंगे कहां पे ग्रोथ बरकरार है। सो वेलकम करण। सो हेलो सर एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं करण परमार प्रॉफिट फ्रॉम इट में एज एन इंटर्न निफ्टी 500 में डेटा कलेक्ट किया है, जिससे मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं। मुझे पहले पता ही नहीं था कि शेयर मार्केट में अपन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो डेटा मुझे कैसे गैदर करना चाहिए। इंडस्ट्री का डेटा कहाँ से मिलेगा, हमें हमें सारी कंपनीज का डेटा कहाँ से मिलेगा। तो निफ्टी 500 में मैंने 300 कंपनी का डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें से मैंने सारी कंपनीज को इंडस्ट्री वाइज सेपरेट भी अलग किया है। तो मुझे अभी पता चल रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। राइट दोस्तों, तो मैं पहले आप लोगों के साथ ईगल आई व्यू शेयर कर देता हूं जिसपे हमने कल बात की थी। राइट, फटाफट एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों कल जो हमने बात की थी उसके आधार पे लार्ज कैप का सेल्स ग्रोथ 12.7% है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% है, तो 13% सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी बात है और प्रॉफिट 32% से बढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है। मिड कैप का सेल्स ग्रोथ 9%, प्रॉफिटेबिलिटी 65। दोस्तों सेल्स ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रॉफिट वोलेटाइल होता है। प्रॉफिट कभी कभार आपको बहुत ज्यादा अच्छे इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा टूटे होते हैं, तो प्रॉफिट का पीछा ना करें, सेल्स का पीछा करें। सिमिलर वे में स्मॉल कैप 6% का सेल्स ग्रोथ है, 5% का प्रॉफिट है। पूरा निफ्टी 500 देखो दोस्तों, 11% सेल्स ग्रोथ, 35% प्रॉफिट ग्रोथ। ये दोस्तों एक ईगल आई व्यू से आपका चित्र है। अगर इनके हम वैल्यूएशन देखें दोस्तों, लार्ज कैप 22 का भी, मिड कैप 36 का भी, स्मॉल कैप 27 का भी। तो इन डेटा के आधार पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर लार्ज कैप में आपका निवेश है दोस्तों, तो लार्ज कैप बहुत महंगा नहीं और ग्रोथ भी लार्ज कैप का अच्छा ही है। इस ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन बराबर है। जबकि मिड और स्मॉल कैप में तेजी ऑलरेडी जबरदस्त हमने देखी है, तो मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन लार्ज से थोड़े ज्यादा है, ग्रोथ कम है। मार्जिन वाइज देखें दोस्तों, तो निफ्टी 500 10% के मार्जिन इस साल है, पिछले साल 8.3% मार्जिन थे, तो बढ़िया ग्रोथ हमको ओवरऑल मार्जिन में मिला, इसीलिए तो प्रॉफिट बढ़े हैं पर जो हमने अभी देखे। राइट दोस्तों, लार्ज कैप के 11.4% मार्जिन, प्रीवियस ईयर 9.7 के सामने, सो गुड ग्रोथ वी कैन सी। मैंने जस्ट दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे कितना बीपीएस मार्जिन इंक्रीज हुआ है वो डेटा भी रखे। राइट, लार्ज कैप में 1.6% मार्केट मार्जिन में उछाल आया है, मिड कैप में 3% से सुधरा, स्मॉल कैप में कोई सुधार मार्जिन में नहीं है। टोटल निफ्टी 500 की, जैसा करण ने 300 कंपनी का रिसर्च किया, ये टोटल 500 नहीं है क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आए 500 के। राइट, पर उन 300 कंपनियां जो कि कंट्रीब्यूटर होती है ज्यादातर, उनके मार्जिन 1.8% से सुधरे। तो दोस्तों धंधा अच्छा है, ऑलरेडी जीडीपी बढ़िया चल रहा है, मार्जिन सुधरे हैं इन्फ्लेशन डाउन होने की वजह से, जिससे आपके प्रॉफिट जबरदस्त बढ़े। तो ये बातें थी दोस्तों अलग अलग मार्केट कैप की, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अब हम दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री के डेटा का एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको कुछ ड्रॉबैक भी बता दूं दोस्तों इन डेटा के। हमें बेनिफिट भी जानने चाहिए, ड्रॉबैक भी जानना चाहिए कि डेटा के क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक है। ये जो करण ने रिसर्च किया है ये ग्रोथ के आधार पे है। राइट, किसके आधार पे? ग्रोथ। दोस्तों जब आप निवेश करते हो तो ग्रोथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, हमें एनी पॉइंट ऑफ टाइम पता रहना चाहिए कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ। तो ग्रोथ के आधार पे आप इंडस्ट्री में निवेश करते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई 1-2 साल ग्रोथ कम हो, इससे नेगेटिव होने का जरूर नहीं है। ओवर द आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए निवेश कर रहे हो तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़िया रहना चाहिए, जीडीपी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो ये हेतु हमारा ये हुआ कि ग्रोथ को ध्यान में रखो, मेरी इंडस्ट्री जीडीपी से तगड़ी चले। तो रेगुलर बेस पे एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखता रहना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही।
तो करण का ये डेटा आपको उसमें जरूर काम लग सकता है ग्रोथ ट्रैक करने में। ऑलराइट, ग्रोथ के साथ दोस्तों क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, राइट। क्वालिटी पैरामीटर जैसे कि भाई आपने कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट किया, आप कहते हो XYZ इंडस्ट्री वेरी गुड, पर वो इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी को मैं टॉप क्वालिटी कंपनी बोलूं? दोस्तों टॉप क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? जो मुझे मार्केट जो बढ़ रहा है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ का फायदा दे सके। दोस्तों आपको कौन सी कंपनी ग्रोथ का फायदा दे पाएगी? वही कंपनी जो अपना मार्केट शेयर कंटिन्यू बढ़ा पा रही है। सो मुझे बता रहना चाहिए कि कंपनी में जो मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा उसका मार्केट शेयर इंक्रीजिंग मोड पे हो, राइट। ऐसा नहीं है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है और मेरी कंपनी का मार्केट शेयर उससे भी तेजी से डाउन आ रहा है। मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इंडस्ट्री काम की नहीं है, पर कोई 1-2 साल ऐसा हो सकता है, राइट। अब मुझे चाहिए एक्सपांडिंग इंडस्ट्री, तो एक्सपांड इंडस्ट्री हो और अगर मेरी कंपनी का मार्केट शेयर ना बढ़े, मतलब दूसरी कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो वो काम का नहीं है। शेयर इज इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट, सोल्वेंसी रेशियोज आर इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट थिंग, इन सब चीजों के आधार पे दोस्तों कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। दोस्तों हम निवेश करें, हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट आए या हमें देखना चाहिए। तो इस डेटा में क्वालिटी पैरामीटर इंक्लूड नहीं किए। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग इंडस्ट्री के साथ टॉप क्वालिटी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, टॉप क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट की हुई है। अगर वो नहीं सिलेक्ट की है तो दोस्तों पहले वो सीखे कि हाउ टू सिलेक्ट टॉप क्वालिटी कंपनी, राइट। क्योंकि जब आप ग्रोथ का डेटा देखोगे, कभी कभार कोई एक कंपनी का धंधा बहुत अच्छा बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट वो कंपनी ही अच्छी है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं दोस्तों, एक साल में कोई कंपनी ने ग्रोथ किया, चलो उसके पीछे दौड़ो, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। क्वालिटी पैरामीटर से सिलेक्ट करो, फिर आपकी कंपनी आउट परफॉर्म करनी चाहिए, राइट। तो ये डेटा का ड्रॉबैक क्या हुआ? क्वालिटी पैरामीटर नहीं, राइट। वैल्यूएशन कुछ हद तक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर वैल्यूएशन है, पर वैल्यूएशन का कुछ अंश आपको इस डेटा में मिलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी? यू विल गेट ग्रोथ। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो करण ने पाइवट टेबल बनाया है उस पे आता हूँ, राइट। तो ये कुछ डेटा पे अभी हम लोग नहीं देखेंगे, पहले करण का एनालिसिस देखेंगे। करण सबसे पहला ये डेटा का है? तो सर मैंने ये इंडस्ट्री वाइज मार्केट कैपिटल कवर किया हुआ है। ओके। तो हमें पता है कि टॉप 50 कंपनीज 50% मार्केट कैपिटल कवर करती है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखने जाए तो उसमें कितना मार्केट कैपिटल कवर होता है वो हमें नहीं पता है, राइट। तो उसका डेटा मैंने अलग से बनाया हुआ है। ओके, तो सबसे बड़ा मार्केट कैप कौन सी इंडस्ट्री को मिल रहा है एज पर योर डेटा? तो करंटली फाइनेंशियल सर्विस को 24% सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल मिल रहा है। बराबर है, करण ने करंटली बोला दोस्तों, करंटली नहीं, कंटिन्यू फाइनेंशियल सर्विस को ही मार्केट कैप मिलता है, बराबर करण। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ दोस्तों इकोनॉमी का। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप पे आगे जा रही है तो फाइनेंशियल सर्विस का बहुत बड़ा रोल होगा। यही वो सेक्टर है जो सबको एडवांसेस देंगे, यहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज होगी, यहीं पे जनरल इंश्योरेंस होगा, तो इस सेक्टर को ग्रोथ होना है, तो इसीलिए ये सेक्टर को मार्केट कैप भी मिलेगा, राइट। अब इसके साथ सेकंड नंबर पे कौन सा सेक्टर है आपके? तो सेकंड नंबर पे ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। ऑलराइट, देखो ऑयल एंड गैस क्यों सेकंड है? ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कमाती बहुत है, पर ये एक पुरानी इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल सर्विस को हम टर्शियरी इंडस्ट्री में रखेंगे, पर ऑयल गैस को हम प्राइमरी इंडस्ट्री में रखेंगे, बराबर कि नहीं करा? यस सर। अगर प्राइमरी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिससे उनको मार्केट के ऑब्वियस से बड़ा मिलता है, बट इट डजंट मीन कि ये वो सेक्टर है जो आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। हम परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, राइट। जैसे तीसरा कौन सा सेक्टर हुआ आपका? आईटी सेक्टर। आईटी, तो आईटी इतना पुराना नहीं है जितना ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस तो हम बरसों से हम लोग सीखे दोस्तों, ऑयल गैस कुल को एक्सट्रैक्ट करना, राइट। आईटी जैसे 3 दशक पुराना ये सेक्टर हुआ, और ये आईटी सेक्टर और ऑयल एंड गैस को क्यों सिमिलर मार्केट कैप मिल रहा है? क्योंकि आईटी की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा भी होती है, कंसिस्टेंट भी होती है, जबकि ऑयल एंड गैस एक हाई कैपेक्स वाला सेक्टर है, उनके धंधे बड़े होते हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं, राइट। तो इस प्रकार से ये पूरा लिस्ट आपके साथ है। इस पूरी इंडस्ट्री में अगर आपने बताया कि चलो फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, आईटी दिस आर बिग इंडस्ट्री, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये भी पुरानी इंडस्ट्री में, राइट। आईटी को टर्शियरी इंडस्ट्री बोलेंगे, एफएमसीजी को कौन सी बोलेंगे? एफएमसीजी को सर हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोल सकते हैं। एफएमसीजी इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो आईटी पुरानी की एफएमसीजी पुरानी? एफएमसीजी पुरानी है। एफएमसीजी पुरानी की ऑयल एंड गैस पुरानी? ऑयल एंड गैस पुरानी। सीधी बात है एकदम, राइट। तो एफएमसीजी इज आल्सो ओल्ड इंडस्ट्री, हम आजाद नहीं थे तब से कई कंपनियां भारत में माल बेच रही हैं, तो ये भी एक बड़ा सेक्टर है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में कई इंडस्ट्री मिलेगी जो दोस्तों इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होगी, ना उनका कोई रोल नहीं होगा ये पूरे में, बहुत छोटा मार्केट कैप होगा। इट डजंट मीन कि वो अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, कल उन इंडस्ट्री को बड़ा मार्केट कैप मिलेगा अगर क्या होगा? ग्रोथ होगा, राइट। इमर्जिंग में ग्रोथ होता है, आज छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, कम कंपनीज होती है, आने वाले समय में कंपनीज बढ़ेगी, राइट, मार्केट कैप बढ़ेगा। कुछ सेक्टर आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो ग्रोथ होते हैं, जैसे ग्रोथ सेक्टर किसको बोलेंगे हम?
फाइनेंशियल सर्विस एक ग्रोथ सेक्टर है, आईटी ग्रोथ है, आईटी में अगर मैं एआई लूं तो वो इमर्जिंग है, बराबर कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग सेक्टर पूरा बटा हुआ है, राइट? एफएमसीजी में अगर मैं देखूं तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में माल बेच रही है, वो सब पुरानी इंडस्ट्री, पुरानी कंपनीज हुई, मैच्योरिटी के कगार पे हुई, राइट? उनका ग्रोथ लिमिटेड होगा। पर एफएमसीजी में इंडियन कंपनीज थी जो इंडिया से अब पूरी दुनिया में माल फेंक रहे हैं, वो दोस्तों हम ग्रोइंग इमर्जिंग बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? वहां पे ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। सो यू शुड सी होल दिस सेक्टर नॉट इन द टर्म्स ऑफ विच इज लार्ज एंड विच इज स्मॉल। जहां पे आपको इमर्जिंग मिलेगी, मान लो इमर्जिंग पे, इमर्जिंग का फायदा आपको तगड़ा ग्रोथ में, और इमर्जिंग का ड्रॉबैक है कि उसका मार्केट कैपिटल अभी बहुत छोटा है। नहीं, पर वो ड्रॉबैक नहीं होगा। वो ड्रॉबैक क्यों नहीं होगा? वो छोटा ही होगा क्योंकि कंपनी में धंधे छोटे होते हैं। ड्रॉबैक क्या होगा इमर्जिंग का? क्योंकि प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते, नई नई कंपनियां होती है, नई कंपनियों को पैसा चाहिए, वो आपको पैसा नहीं देगी, उनको पैसा चाहिए, राइट? पर वो जैसे जैसे इमर्जिंग से ग्रोथ करेगी तब वो थोड़ा थोड़ा आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस लिस्ट में कहीं आपको ग्रोइंग सेक्टर मिलेगी, राइट? वो इमर्जिंग से कम तेजी से दौड़ेंगे, पर वो आपको भी पैसा इमर्जिंग से ज्यादा दे सकते हैं डिविडेंड्स के रूप में। वैसे ही मैच्योर सेक्टर होंगे जहां पे और कम ग्रोथ होगी, राइट? जैसे ऑयल गैस को मैच्योर ही बोलेंगे, राइट? पर मैच्योर सेक्टर जैसे एफएमसीजी की कुछ कंपनियां हुई, राइट? मैच्योर सेक्टर में आपको डिविडेंड ज्यादा मिलते हैं, वहां पे ग्रोथ कम मिलेगा, राइट? सो ये जो पूरा डेटा है इंडस्ट्री का, उसको आपको ध्यान से पूरा एनालिसिस करना है। यस सर। तो चलो हमने मार्केट कैप देख लिया और आप देख सकते हो 360 लाख करोड़ कवर किया है करण ने, यानी ऑलमोस्ट भारत का 80% मार्केट कैप कवर हो गया है यहाँ पे, राइट? और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जो डेटा है वो 300 कंपनीज का है, यहाँ पे सारी 500 कंपनी कवर नहीं की है, कब कवर करेंगे? एक नेक्स्ट हम एपिसोड रखेंगे जिसमें 500 कंपनी कवर करेंगे, ऑलराइट? अब इंडस्ट्री के बारे में क्या बताओगे आप? सो दोस्तों इंडस्ट्री के सेल्स का डेटा अगर हम देखें तो हमें ये देखना चाहिए पहले कि भाई कौन सी कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्रीज है जो धंधा कर रही है। भारत को 300 लाख करोड़ का अगर जीडीपी मिलता है तो उसमें कंट्रीब्यूटर कौन हुए, राइट? तो करण आपका डेटा क्या कहता है, हु आर द टॉप कंट्रीब्यूटर? सो सर अकॉर्डिंग टू डेटा ऑयल गैस इंडस्ट्री जो है वो 32 लाख करोड़ का हमें धंधा करती है, तो सबसे बड़ा, राइट? जिसका 23 में सेल्स था 33.87 लाख करोड़, जो कि कम हुआ है -3.5% से, राइट? तो ये साल ऑयल एंड गैस में डिक्लाइन है। देखो ऑयल एंड गैस आपने पहले ही देखा यहाँ पे कि वो मार्केट कैप में भी कंट्रीब्यूटर है, पर नंबर 1 नहीं था मार्केट कैप, नंबर 2 था, राइट? तो नंबर 1 धंधे में है पर उसको मार्केट कैप क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनका ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। तो देखो आपको इधर से पता चल गया वो डेटा, राइट? अब ये इस साल डिक्लाइन इसलिए हुआ है, जनरली डिक्लाइन नहीं होगा, आपको जीडीपी से थोड़ा बहुत कम आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख सकता है, बट डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर क्रूड के दाम बड़े ज्यादा थे, राइट? तो लास्ट ईयर क्रूड के दाम ज्यादा थे, इस साल कम हुए और वही इनका मेन रॉ मटेरियल, राइट? तो इसे डिफ्लेशन कहेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डिक्लाइन, राइट? तो जो बड़ा टर्नओवर देने वाली एक इंडस्ट्री है ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल, उनका धंधा 3.5% से डिक्लाइन हुआ है, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट फिर दूसरा कौन है कंट्रीब्यूटर बड़ा? अगर हम देखने जाए तो फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड हाईएस्ट, जो कि है 30 लाख करोड़, 30.7 लाख करोड़ है जो कि, राइट? यस सर। और ग्रोथ कितना है वहां पे? जिसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिला है, 34%। देखो 34% एकदम धमाकेदार ग्रोथ हुआ। इंडिया का ग्रोथ आप देख रहे हो, इंडिया मतलब इंडिया का ग्रोथ जीडीपी से पता चलता है 8%, और आपकी जो लिस्टेड निफ्टी 500 है उनका ग्रोथ 11%, और फाइनेंस इज ग्रोथ 34% का एक शानदार ग्रोथ। तो इनको इतना ग्रोथ इसलिए मिला है क्योंकि इनकी जो कंपनीज है, इनके जैसे कौन से सब सेगमेंट आएंगे फाइनेंशियल सर्विस में? सबसे बड़ा आएगा बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का एडवांसेस जबरदस्त है, 20% का ग्रोथ है एडवांसेस। तो बैंकिंग को इस बार धंधा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तो ग्रोथ में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा नहीं रहा बैंकिंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बड़े हाई, तो ये बड़े इंटरेस्ट रेट इनके प्रॉफिट को तो खा गए हैं, पर डिमांड में कोई कमी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। हो सकता है आपकी जो कंपनीज हो बड़ी, वो फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में अभी करेक्शन में हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, डिमांड जबरदस्त है, ये डिमांड इनको जबरदस्त तेजी दे सकती है, राइट? सो योर सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर 31 लाख करोड़ का इनका कंट्रीब्यूशन, और ग्रोथ भी बिल्कुल तगड़ा। दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस एक प्रायोरिटी सेक्टर हो सकता है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आया? मैंने बोला प्राइवेट बैंकिंग, आपको 15-20% का ग्रोथ मिलेगा, गवर्नमेंट बैंकिंग 10-12% का ग्रोथ मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, दोनों में आप 15% ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो। एएमसी की कंपनीज आती है, यू कैन एक्सपेक्ट 15% ग्रोथ। तो ये सेक्टर बड़ा है, इसमें बहुत बड़ा सेक्टर भूल गया, एनबीएफसी कंपनीज, राइट? जो फाइनेंस देती है, दे आर नॉट बैंक्स बट दे आर गिविंग फाइनेंस, बड़ा सेक्टर है दोस्तों, और ये भी आपको 20% का ग्रोथ, मतलब प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट से ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये पूरा सेक्टर ही ग्रोथ के नाम का है, यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ तो मिलना है दोस्तों, ऑलराइट? सो दिस जस्ट सो
सेकंड कंट्रीब्यूटर सेक्टर, बट दैट इज इन फैक्ट लार्जेस्ट, राइट। देखो मैंने आपको कुछ पॉजिटिव बातें बोली अभी फाइनेंशियल सर्विस की। 31 लाख करोड़ के धंधे में इनको मार्केट कैप कितना मिल रहा है? 88 लाख करोड़। तो ऐसा क्यों? ऑयल एंड गैस का धंधा ज्यादा 33 लाख करोड़, तो इनको तो मार्केट कैप 100 लाख करोड़ मिलना चाहिए, पर नहीं मिलता है, खाली 34 लाख करोड़ का मार्केट कैप। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टर को सब पता है, दे डू नॉट ट्रस्ट ऑयल एंड गैस कंपनीज consistency and they know what growth they are going to get from this sector. On contrary, if you see financial service will give you strong growth. All right? और कुछ इसमें और तीसरा चौथा कोई सेक्टर है क्या सबसे बड़ा? यस, एक सर ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर है। राइट, देखो ऑटोमोबाइल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इनका ग्रोथ कैसा है? इसका ग्रोथ भी सर 20% का है, जो कि अच्छा मानेंगे। बढ़िया ग्रोथ ना, 10% के 5500 में ये आपके आउट परफॉर्मर हुए। तो ऑटोमोबाइल 5 साल से मंदा था, कोविड तो 2020 में आया, पर इनकी हालत 2017 से टाइट थी, तो पूरे हमने लॉन्ग 4-5 साल बुरे देखे पूरी ऑटोमोबाइल के। पर ऑटोमोबाइल पिछले साल से जबरदस्त तेजी में आ चुका है। जो गाड़ियां टोटल भारत में बिकती थी, राइट, 40 लाख की फिगर हमने वापस से पार कर, तो लाइफ टाइम हाई पैसेंजर कार से, लाइफ टाइम हाई टू व्हीलर पे इस साल वापस से हम आएंगे। तो मंदी अब निकल रही है, ऑटोमोबाइल पे फोकस करना चाहिए। 21% इज अमेजिंग ग्रोथ, राइट। और क्या है ऑटोमोबाइल के अलावा? आपने बोला आईटी। तो सर आईटी सेक्टर का सेल्स 2024 में 7 लाख करोड़ का है, जो कि मतलब 7.8 मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का है, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़। और ग्रोथ कितना है? जिसमें ग्रोथ हमें 6% से देखने मिला है। तो ये तो बुरा है वैसे। देखो आईटी सेक्टर में ग्रोथ 15-20% की उम्मीद करनी चाहिए, इतना ग्रोथ तो आईटी देता ही है, पर ये तब तक देता था जब ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ करती थी। आईटी को दो फायदे होते हैं, एक तो वो पूरी सब दुनिया भर में काम करते हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये लोग फोकस कर सकते हैं, वहां से धंधा ये लोग लाते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी से इनको सबसे बड़ा धंधा आता है। तो बिजनेस इनको जब बाहर से आता है हमसे ज्यादा ग्रोथ करते थे। 20वीं सदी तक भारत का तो कोई ग्रोथ ही नहीं था, 21वीं सदी में हमने ग्रोथ किया है, पर अब तक डेवलप इकोनॉमी का तो ग्रोथ जबरदस्त था। तो आईटी को धंधा उधर से आता था, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आईटी में मिलता था। पिछले 2-3 साल से हमने ग्लोबल इकोनॉमी में जो मंदी देखी उसकी इफेक्ट आपको आईटी में दिख रही है। सो आईटी का इस साल का ग्रोथ अच्छा बोलेंगे हम? मेरे हिसाब से सर आईटी का ग्रोथ हम अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि निफ्टी 500 11% से कर रही है और ये सिर्फ 6% से। एब्सोल्युटली, तो मतलब क्लियर रहे कि आईटी का ग्रोथ अच्छा नहीं है, इनफैक्ट निफ्टी 500 से आता है, तो आईटी की कंपनियां भी तो करेक्शन में होगी। अब आईटी को इंडिया से लेना देना नहीं है, आईटी को ग्रोथ कब वापस मिलेगा? जब वापस से यूएस, यूरोप, ये सब जगह वापस से बढ़िया ग्रोथ करेगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी मंदी अभी भी है, पर ये सेक्टर को 8 लाख करोड़ के टर्नओवर पे मार्केट कैप कितना मिलता है? 34 लाख करोड़। क्योंकि ये कंपनियों का कोई कैपेक्स बढ़ा नहीं रहता है, कंपनियां प्रॉफिट करती है, आपको कोई डेप्ट नहीं दिखेगी कभी आईटी की कंपनी के ऊपर, अच्छे मार्जिन रहते हैं। जैसे आपकी बड़ी टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फी जैसी कंपनी जो कमाती है वो पूरा डिविडेंड में भी बांट देती है, तो इन्वेस्टर को अच्छा पैसा मिलता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर फ्यूचर। अभी अफेक्टेड है, कोई चिंता नहीं करने की, हमको इसमें ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो ये कुछ आपकी देखो इंडस्ट्री में ये डेटा आप सबको दे देना करण, ताकि ये डेटा वो लोग भी एनालिसिस कर सके और शांति से बैठ के आप ये डेटा को गहराई पे आप इसको चेक कर सकते हो। दूसरा एक इसमें देखना चाहिए करण की सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज इसमें कौन सी है ये साल, राइट। कौन कौन ग्रोथ कर रहे हैं? जबरदस्त ग्रोथ। सर हम मैक्सिमम ग्रोथ देखने जाए तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। देखो मीडिया एंटरटेनमेंट वैसे देखा जाए तो ग्रोथ तो इसमें आना ही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक आज की थीम है, राइट। ये जो कंपनी इस सेक्टर में है वो बिल्कुल कमाती नहीं, तो आपको कोई कंपनी ढूंढने जाओगे कोई अच्छी कंपनी मिलेगी नहीं, राइट। पर फोकस होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ है, अगर ग्रोथ है कल अच्छा कुछ हो सकता है यहाँ पे, राइट। छोटी इंडस्ट्री हुई, अभी लिस्टेड इंडस्ट्री बड़ी छोटी है। वैसे आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, उन लोगों को भी आप मीडिया में गिन सकते हो, पर उनमें से कितने लिस्टेड है यहाँ पे, राइट। तो अभी ये सेक्टर छोटा है, ये आने वाले समय का सेक्टर हो सकता है, इनको रडार में रखो, राइट। और कहाँ पे तगड़ा ग्रोथ है एकदम? उसके अलावा सर हम जैसे हमने देखा कि जिसका सेल्स भी सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जबरदस्त ग्रोथ है, राइट। 34% अमेजिंग ग्रोथ, ग्रेट। और अच्छा एक और बात, फाइनेंशियल सर्विस में जैसे एचडीएफसी बैंक है, राइट, तो एचडीएफसी बैंक की वजह से भी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिख रहा होगा, पर वो मर्जर की वजह से है, तो वो रियल ग्रोथ थी, उसे भी ध्यान रखेंगे। आपके पास डेटा है उनका इंडस्ट्री? यस सर, कंपनी वाइज भी डेटा मैंने लिया हुआ है। ओके, मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ एंड लेट मी ओपन फाइनेंशियल सर्विस, यही है ना? यस सर, राइट। देखो फाइनेंशियल सर्विस में कितनी सारी कंपनीज है और आपको कोई भी डिक्लाइन वाली सर्विस जैसे मिलेगी नहीं, सब में ग्रोथ जबरदस्त है ना। जैसे इसमें गवर्नमेंट बैंक हुई, प्राइवेट बैंक हुई, एनबीएफसी की कंपनीज आ रही है। जैसे मैं आपको इंडस्ट्री बता देता हूँ, 361 जैसे आवाज हुई आपकी फाइनेंस की कंपनी, राइट। एंजल वन स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड, अभी एयू स्मॉल फाइनेंस ये दोस्तों सबसे बड़ी स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है। 29% ग्रोथ, तगड़ा ग्रोथ है। देखो प्रॉफिट नहीं 8% ही है खाली प्रॉफिट, वो तो क्लियर है हाई कि भाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इस साल प्रॉफिट आपको मिलेंगे नहीं, राइट।
फिर बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व जैसी आपकी एनबीएफसी की कंपनीज है। बजाज फिनसर्व में लाइफ, जनरल और म्यूचुअल फंड भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो वो सब बिजनेस आता है। बजाज होल्डिंग का कितना टर्नओवर दिख रहा है आपको, ग्रोथ? बजाज होल्डिंग का ग्रोथ तो 225% से दिख रहा है हमें। और ये गलत ग्रोथ, ये देखने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का कभी भी ग्रोथ हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो दिख रहा है होल्डिंग कंपनी में आपको इस साल 1713, ये बजाज होल्डिंग होल्डिंग कंपनी हुई बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। तो इनके नीचे बजाज ऑटो भी आ गया, बजाज लाइफ आ गया, जनरल आ गया। वो सब कंपनी में बजाज होल्डिंग का जितना शेयर होगा उतना प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट? तो आपको लगेगा ये सेल्स है, असल में उनका तो कोई खुद का धंधा होता नहीं है, तो आप प्रॉफिट टू प्रॉफिट कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? चलो अच्छा है, 225% ग्रोथ है, तो मान सकते हैं कि प्रॉफिट इनकी होल्डिंग कंपनी के सुधरे है। पर आप ये बोलो दिस इज सेल्स, तो ये गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बराबर? यस। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसी ये किसमें आएगी? गवर्नमेंट बैंक आएगी, राइट? बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, राइट? फिर यहाँ पे होम फाइनेंस की कंपनीज हुई, यहाँ पे सीडीएसएल जैसी की कंपनी है, राइट? चोलामंडलम, ये सब फाइनेंस की कंपनीज हुई। रिसर्च की कंपनी आई आपकी क्रिसिल जैसी, राइट? एचडीएफसी में एएमसी जैसी आपको यहाँ पे एएमसी की कंपनीज मिल रही है, राइट? तो जनरल, लाइफ, एवरीथिंग इज हियर। ध्यान रखने का, जैसे एएमसी मैंने बोला कि बढ़िया ग्रोथ है, देख लो इधर 19% सेल्स ग्रोथ, 37% प्रॉफिट ग्रोथ, तो ऑल इज वेल। 3 साल से करेक्शन में है, पर करेक्शन में इसलिए था क्योंकि ग्रोथ नहीं था। नाउ ग्रोथ इज बैक, द कंपनी इज बैक, ये दौड़ से एचडीएफसी लाइफ अच्छा ग्रोथ हमने इस साल वापस से देखा है, राइट? सो शांति से दोस्तों ये पूरा डेटा देखो। यहाँ पे मैं खास आपको कहना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक में जो आप 99% का सेल्स ग्रोथ देख रहे हो, दैट इज नॉट रियल ग्रोथ। तो 2 लाख करोड़ का ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है, पर ये इसलिए क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हो रही है। जो बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की इसके नीचे ही जो कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ, जनरल, ये सब एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनीज थी। अब उन सबको एचडीएफसी बैंक में दोस्तों मर्ज किया गया है। तो 99% सेल्स ग्रोथ को ध्यान में ना लो, रियल ग्रोथ तो 25% जैसा होगा, और प्रॉफिट जो 39% से बढ़े, ये भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि आपकी एक्चुअल ईपीएस तो 2-3% से बढ़े, राइट? और इसीलिए एचडीएफसी बैंक करेक्शन में है, ये कुछ समय आपको रह सकता है। जैसे ही ये मर्जर की इफेक्ट निकल जाएगी, आप इसमें ग्रोथ भी बढ़िया देखोगे। और तो ये हमने आपके साथ दोस्तों सेक्टर भी शेयर किया यहाँ पे। उसके साथ जैसे अभी मैं आपको मीडिया की बात कर रहा था, मीडिया में आपको करण ने बताया तगड़ा ग्रोथ है, ये मैंने मीडिया सेक्टर ओपन किया। देखो कौन है मीडिया में, नेटवर्क 18, राइट? दोस्तों अभी पीवीआर, आइनॉक्स, एक समय था दोस्तों जब हम इनमें जबरदस्त इन्वेस्ट करते थे, और ये हमारी प्रायोरिटी हुआ करती थी कि पीवीआर का ग्रोथ जोरदार होना है, क्योंकि ये हल मेगा सिटीज, फिर मेट्रो, फिर बड़े बड़े शहरों तक अपने मल्टीप्लेक्स ले जा रहे थे। पर ओटीटी आने से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, राइट? अब ओटीटी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसने पीवीआर, आइनॉक्स को ब्रेक लगा। पीवीआर अलग आइडेंटिटी थी, आइनॉक्स अलग थी, दोनों को एक होना पड़ा। व्हाई? एक तो कोविड का प्रॉब्लम और ओटीटी प्लेटफॉर्म का मार, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों हम इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, राइट? जैसे सन टीवी के डेटा आए नहीं है, पर ये जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है दोस्तों, वहां पे भी अच्छा ग्रोथ नहीं रहता है। नहीं तो सन टीवी तो डेफ फ्री कंपनी है, जी जैसे जी एंटरटेनमेंट डेफ बर्डन वाली कंपनी, राइट? तो ये सेक्टर में बहुत इतना मजा नहीं है, राइट? मैं इसको बंद कर देता हूं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप शांति से जो भी अलग अलग सेक्टर है, अभी जैसे आपको आईटी की भी बात की थी, लेट मी ओपन आईटी, राइट? देखो कितनी सारी कंपनी आ गई। अब एफएल आईटी में डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है दोस्तों। सिंस आईपीओ वी हैव बीन इन्वेस्टिंग हियर। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी में भी रिजल्ट नहीं आया है, बट दिस इज अ गुड कंपनी वेयर वी कैन फोकस। हम लोग ये एक सीई इन्फो जो मैप माई इंडिया है, यहाँ पे भी फोकस करते हैं। वो 35% का जबरदस्त ग्रोथ है। रिजल्ट है ना फाइनेंशियल 24, 35% इज अ वेरी गुड ग्रोथ। देखो प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है। ये छोटी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि जबरदस्त ग्रोथ आएगा, राइट? क्योंकि जीपीएस रिलेटेड इनका बिजनेस है, जो आने वाले कल का बिजनेस है। मैं बताया आपको पहले कि आईटी में आपको कुछ इंडस्ट्री मिलेगी जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आने वाले, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज इमर्जिंग, जीपीएस इज इमर्जिंग। तो इसी प्रकार से आप इसमें और देख सकते हो एलटीटीएस जो ऑटोमोशन की कंपनी है, यहाँ पे ग्रोथ कम है दोस्तों, 10% का ग्रोथ अच्छा नहीं है दोस्तों, राइट? क्यों? क्योंकि ये लोग भी बाहर से धंधा लाते हैं, बाहर से धंधा लाते बाहर अभी तो मंदी चल रही है, right? तो चेक ऑन द कंपनीज, यस टाटा एलेक्सी आल्सो वी हैव बीन इन्वेस्टिंग 14% ग्रोथ, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कम ग्रोथ है अभी। ये ग्रोथ बढ़ेगा तब मजा आएगी दोस्तों, राइट? टाटा टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये टाटा की टेक्नोलॉजी, ये टाटा की ऑटोमेशन रिलेटेड कंपनी हुई दोस्तों 6 से। एलटीटीएस में हमने बताया, एलटीटीएस भी ऑटोमेशन में है, गाड़ियों की ऑटोमेशन में। वैसे टाटा टेक्नोलॉजी का ज्यादा बड़ा सेक्टर दोस्तों ऑटो है, तो उनका ग्रोथ एलटीटीएस से ज्यादा है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी के केस में ऑटो इज बिग, एलटीटीएस के केस में ऑटो एक पाई है, पर वो वेल डाइवर्सिफाइड है। कल बाकी के सेगमेंट बढ़ेंगे, जैसे प्लांट इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइनिंग हुआ, उस सब सेक्टर में ग्रोथ आएगा, आपको वहां पे भी बढ़िया ग्रोथ आएगा, ऑलराइट? तो यू कैन चेक इन द सिमिलर वे, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हमने कुछ 2-3 सेगमेंट ओपन करके देखे, राइट? आप इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग सेगमेंट देख सकते हो। और कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला सेक्टर दिख रहा है आपको? कौन सा है?
तो सर उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो कंज्यूमर सर्विस एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है 24%। राइट, देखो दो तीन सेक्टर अपन देख लेते हैं। एक तो कंज्यूमर सर्विस आपने बोला 25% का तगड़ा ग्रोथ। कंज्यूमर सर्विस को तो ग्रोथ करना ही है, क्योंकि कंज्यूमर सर्विस में बहुत सी इमर्जिंग कंपनीज होती है, इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनी होती है। सो फोकस ऑन कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर ड्यूरेबल का ग्रोथ कैसा हुआ? 19%। यस, तगड़ा एकदम, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेक्टर। कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ? उसका भी सर ग्रोथ अच्छा है 21%, मतलब जबरदस्त ग्रोथ हुआ। और ऑटोमोबाइल कैसा हुआ? ऑटोमोबाइल का भी सर अच्छा ग्रोथ है 20.27%। So these all are industry where there is high growth, right? जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल ओपन करूँ, ऑटोमोबाइल में डगलोस कंपनी है, राइट? जैसे कितनी सारी कंपनियां हुई, ऑटोमोबाइल का भी सब सेगमेंट है। जैसे आमरा राजा बैटरी जैसी कंपनी, बैटरीज की कंपनी है। अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी रिजल्ट आए नहीं, आपने अपडेट नहीं किए। अभी ग्लास की कंपनी हुई। बजाज ऑटो क्या करती है? ऑटो रिक्शा वगैरह बनाती है सर, उसके अलावा बाइक वगैरह बनाती है। टू थ्री व्हीलर की कंपनी हुई है, राइट? तो ये टू थ्री व्हीलर बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर की कंपनी हुई। जैसे यहाँ पे आप डिक्लाइन देख रहे हो, देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री हम कहते हैं टायर की है। टायर में तो अच्छा ग्रोथ होगा वैसे देखा जाए। अब जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ की तो बढ़िया ग्रोथ है, 10% है। ये -4% क्यों है? बालकृष्ण का 45% बिजनेस तो यूरोप से आता है। अब ओवरऑल बहुत सी अलग अलग कंट्रीज से आता है, बट डेवलप्ड इकोनॉमी से इनको बिजनेस आता है। तो अभी जैसे आईटी अफेक्टेड क्यों है? डेवलप्ड इकोनॉमी की वजह से। तो सेम चीज तो इधर बालकृष्ण में है। बाहर की कंट्री की मंदी बालकृष्ण को प्रॉब्लम कर रही थी, राइट? और एमआरएफ का मेन धंधा इंडिया है, तो इनको इंडिया से धंधा आ रहा है और वो अच्छा आ रहा है, राइट? बालकृष्ण इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। ये जो डिक्लाइन है -4%, ये बहुत ज्यादा था 6 महीने के रिजल्ट तक। और लास्ट दोनों क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया ग्रोथ वाले आए हैं। तो अब हम बालकृष्ण को ये डिक्लाइन नहीं देखेंगे। गाड़ियां बिक रही है, गाड़ियां बिक रही है, टायर भी बिकेंगे। बैटरी, ऑटो पार्ट्स, टायर, ये सबको दो प्रकार के धंधे मिलते हैं। एक जब गाड़ी बनती है तो इनका माल जाता है, राइट? तो दूसरा इनका रिप्लेसमेंट का बिजनेस होता है, वो भी चक्कर चलता रहता है, राइट? तो गुड। यहाँ पे आपको कई कंपनी प्योर टू व्हीलर की मिलेगी, हीरो जैसी, राइट? महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ट्रैक्टर की कंपनी है। मारुति पैसेंजर कार की कंपनी आप देख सकते हो, तगड़ा 21% का ग्रोथ है, राइट? मिंडा जैसी कंपनी ऑटो एंसिलरी की। मदरसन सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों ऑटो की, ऑटो एंसिलरी की। अच्छा ग्रोथ इनका भी आया है। क्यों? क्योंकि ऑटो चल रहा है। ये सब डिपेंड होती है दोस्तों ऑटो पे, ओईएम पे। अब ओईएम का माल बिक रहा है, इनका बिकने लगेगा, राइट फ्रेंड्स? अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है ऑटो की? सबसे बड़ा धंधा कौन करता है ऑटो में? तो सर अगर सबसे बड़ा धंधा देखने जाए तो टाटा मोटर सबसे ज्यादा धंधा देती है। डाउट ही नहीं है, टाटा मोटर सबसे बड़ी कंपनी हुई ऑटो। 4 लाख करोड़ का टर्नओवर। हम इनको 2 साल में 5 लाख करोड़ पार करना देखेंगे। इंडिया में लिमिटेड कंपनी है 5 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली, उसमें एक हुई टाटा मोटर। क्योंकि टाटा मोटर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, कॉमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर कार में ये दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी दूसरे कभी तीसरे। मारुति नंबर 1, सेकंड पे कभी हुंडई, कभी टाटा मोटर, राइट? इनका इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो कंबाइंड कंसोलिडेटेड टर्नओवर बहुत अच्छा आता है। ग्रोथ कैसा है? 27%, मतलब बढ़िया ग्रोथ है एकदम, राइट? मारुति से भी ज्यादा ग्रोथ इन्होंने किया है। तो ग्रोथ तो इनका कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इंडिया में ईवी में भी अच्छे ये लोग पेनिट्रेटेड है, राइट? पर प्रॉब्लम इनकी किधर? प्रॉफिट्स में। जैसे आप देख सकते हो 1000% से प्रॉफिट बढ़े, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं। 1000% से प्रॉफिट इसलिए बढ़े क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट ही नहीं थे। क्योंकि इनके सर पे डेब्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन कम रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। इन्होंने बहुत समय लॉसेस किए हुए, राइट? तो ये आपका ऑटो सेक्टर हुआ। ऑटो को भी ध्यान से देख लो, ऑटो बढ़ रहा है मतलब पूरा ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है। तो ऑटो पे फोकस करने के लिए दोस्तों आपको ऑटो की ग्रोथ, ऑटो की क्वालिटी पैरामीटर भी देखने चाहिए। करण ने अभी आपको कंज्यूमर सर्विस बताया। देखो कंज्यूमर सर्विस में कौन आता है? मैंने बताया दोस्तों भी आपको कि इमर्जिंग कंपनी। ये सब कौन है? आदित्य बिरला फैशन रिटेल ना, एवेन्यू यानी आपकी डीमार्ट 19% अमेजिंग ग्रोथ, राइट? तो डीमार्ट जैसी डाइवर्सिफाइड रिटेल की कंपनी आई, होटल्स आई, राइट? दिव्यानी इंटरनेशनल यानी आपकी फूड रेस्टोरेंट की कंपनी, इजी ट्रिप प्लानर्स, राइट? तो आपको ये जो सेक्टर है पूरा ग्रोथ वाला मिलेगा। ये सेक्टर पे जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जो डेवलप होती है यहाँ का ग्रोथ तगड़ा आता है, राइट? यू कैन चेक, यहाँ पे कई कंपनीज में आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया ग्रोथ दिखेगा, ऑलराइट? जिसमें अब जैसे जोमेटो है, बड़ी छोटी कंपनी थी। जब इनका आईपीओ आया 2500 करोड़ का आईपीओ, हमने दोस्तों उस समय कहा था कि 10,000 करोड़ कैसे आएगा पता नहीं चलेगा। देखो 12,000 करोड़ का टर्नओवर, ये अमेजिंग बात हुई। तो जबरदस्त ग्रोथ, 71% का ग्रोथ। अब इसके ऊपर जो वेस्ट लाइफ फूड है यानी ये रेस्टोरेंट, दोस्तों रेस्टोरेंट में पिछले 2 साल से बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो फूड इन्फ्लेशन हाई, तो इनके मार्जिन टूटे हुए, इनको ज्यादा दाम रखना पड़ता है, ज्यादा दाम रखने पे माल बिकता नहीं है। तो दिस सेक्टर इज फेसिंग सम चैलेंजेस, कुछ समय ऐसा रहेगा। नो नीड टू वरी, रेस्टोरेंट भी आने वाले समय का सेक्टर है। आप देखो वेस्ट लाइफ फूड खाली 6% का ग्रोथ, राइट? ये सेक्टर के 20% ग्रोथ होनी चाहिए, आएंगे वापस से, ऑलराइट? तो और एक सेक्टर मिला आपको कौन सा? कंज्यूमर सर्विसेज दोस्तों, जिसपे ध्यान रखना चाहिए, ऑलराइट?
दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हमने देखा था, राइट ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखो कौन सी कंपनी आती है, एम्बर, एशियन पेंट तगड़ी कंपनी हुई, पर ग्रोथ कैसा है, 3%। अच्छा ग्रोथ है ये करण? नहीं सर। अच्छा ग्रोथ नहीं है। निफ्टी 500 10% से बढ़ रहा है और 3% का ग्रोथ, लेकिन इनका धंधा अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है। वॉल्यूम तो इनके 10% से बढ़े हैं, पर प्राइस डिफ्लेशन की वजह से पिछले साल इन्होंने 25-26% से दाम बढ़ाए, तो इस साल दाम कम करने पड़े। अभी ये क्वार्टर 4 में भी इन्होंने 3.6% से अपने दाम घटाए हैं, तो दाम घटाने पे धंधे की इफेक्ट आती है। सो टेम्पररी मैं कहूंगा कुछ समय ये करेक्शन में रहेंगे, बट इट डजंट मीन दीज आर नॉट गुड कंपनीज। एसी की कंपनियां तो कमाल कर रही है, जैसे ब्लू स्टार आई 21% ग्रोथ। दूसरी एसी की कौन सी है, अभी हेवल्स का भी एक पार्ट है। हेवल का टोटल टर्नओवर 10% से बढ़ रहा है, पर उसमें अलग अलग पार्ट है, केबल है, राइट, जैसे लाइटिंग सॉल्यूशन है। लाइटिंग सॉल्यूशन में भी पेड़ ये साल, पिछले साल इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ाने पड़े, इस बार दाम घटाने पड़े, तो वो इफेक्ट नेगेटिव आ रही है। बाकी हेवल्स का ओवरऑल एसी का बिजनेस में तो तगड़ी ग्रोथ है। सिमिलर आप वोल्टास देखो कैसा ग्रोथ हुआ है, 32%, मतलब कम ग्रोथ है क्या? अमेजिंग ग्रोथ, राइट। टाइटन जैसी कंपनी है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, 26% का बिल्कुल तगड़ा ग्रोथ, राइट। यहाँ पे दोस्तों जैसे कंसाई नैरोल है, कभी आपने अभी देखा कि एशियन पेंट का ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो कंसाई का कौन सा अच्छा है? मतलब आप मत बोलो एशियन पेंट अच्छा नहीं है, पेंट इंडस्ट्री में अभी दिक्कतें चल रही है, राइट। और पेंट में सिरामिक क्या कर रहा है, ये कजारिया सिरामिक खाली 5%, राइट। तो सेगमेंट कुछ है जहां पे लो ग्रोथ है। लो ग्रोथ मतलब कजारिया का ग्रोथ बुरा नहीं है, ऊपर देखो ये सेरा का ग्रोथ कैसा है, खाली 4%। सो ओवरऑल इंडस्ट्रीज अफेक्टेड, ग्रोथ यहाँ पे भी तगड़ा देखेंगे दोस्तों। सेरा सिरामिक हो, कजारिया सिरामिक हो, 50% ग्रोथ की उम्मीद ये सब रखेंगे इस साल, हाल पूरा, राइट। यहाँ पे यूनाइटेड बेवरेजेस जैसी कंपनी आती है, 45% बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, राइट। सो कैसा है सेक्टर ये, कंज्यूमर ड्यूरेबल? सर अगर हम सेक्टर वाइज देखने जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा सेक्टर है जो आगे जाके ग्रो करेगा। यस, नो डाउट अबाउट इट, राइट। फोकस करना चाहिए। दूसरा कौन सा बोला था आपने, कंस्ट्रक्शन, है ना। देखो कंस्ट्रक्शन का देख लो, ये वो सेक्टर है जो एक जमाने में बिल्कुल चलता नहीं था, पर अभी का एक हॉट सेक्टर हो गया है। क्योंकि कंपनी का ग्रोथ देखो, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ या बेकार ग्रोथ किसका है? किसी का भी नहीं। ह्यूज स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रा के ऊपर, तो ग्रोथ तो तगड़ा आना है। पर ये सेक्टर ऐसा है जहां पे हाई कैपेसिटी है, तो ज्यादातर कंपनियां डेब्ट बर्डन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होती है, तो सिलेक्शन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे एल&टी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी फ्रॉम दिस होल सेक्टर, होना चाहिए फोकस। आपको बहुत लोगों को लगता है कि बड़ी कंपनियों का ग्रोथ नहीं आता है, ये 20% का ग्रोथ अच्छा नहीं है क्या? ये अच्छा नहीं, तुमको कितना चाहिए, 100% चाहिए क्या? 21% इज अमेजिंग ग्रोथ। दोस्तों ये ग्रोथ आपको की कंपनी को किधर से किधर ले जा सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी गुड ग्रोथ। डेफिनेटली वी नीड टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब शांति से ये जो डेटा आपको करण ने दिया है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, प्रॉपर एनालाइज करो। अच्छा अच्छा तो बता दिया करण, बुरा क्या है, कहां पे चैलेंजेस है, नेगेटिव ग्रोथ वाले कोई सेक्टर या बुरा ग्रोथ वाले कोई है क्या? यस सर, कम ग्रोथ वाले अगर हम सेक्टर देखने जाए तो सबसे पहले केमिकल सेक्टर एक है, राइट। देखो केमिकल में जबरदस्त ग्रोथ हुआ करता था करण, पर अभी केमिकल पिछले साल से अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनका बिजनेस है, ज्यादातर केमिकल एक्सपोर्ट होता है। अब इनको टर्नओवर क्यों मिलता था, क्योंकि उन लोगों को केमिकल बनाना, ये पॉल्यूशन वाली चीज है, राइट। तो हम लोग केमिकल बना के उनको एक्सपोर्ट करते हैं। पर बहुत लोग अभी परेशान है कि मेरी आरती इंडस्ट्री करेक्शन में है, दीपक नाइट्रेट करेक्शन में है ना, यूपीएल करेक्शन में है, उनको लगता है मेरी कंपनी बुरी है। अरे भाई कंपनी आपकी बुरी नहीं है, सेक्टर की हवा टाइट है। 18% का धंधा घटे तो प्रॉफिट तो किधर से आएंगे, राइट। तो ये आप कंपनी वाइज भी देख लो ना, मैं इधर चलो कंपनी ओपन करता हूं, आपको दिखेगा ज्यादातर कंपनी वुड बी इन डी ग्रोथ, सीआरटी -4। नेगेटिव ग्रोथ तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमको तो 10% से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, पर अभी नहीं है इस साल, राइट। तो आपको स्टेज थोड़ा कम रखना चाहिए तब तक जब तक ग्रोथ विजिबल नहीं हो, राइट। क्योंकि शेयर तभी चलेंगे जब ग्रोथ आएगा, राइट। तो चेक ऑल द कंपनीज। अतुल बढ़िया डेट फ्री कंपनी यार, 13% का डी ग्रोथ है, तो आप बोलो डेट फ्री कंपनी चलती क्यों नहीं है, इधर चलेगी, धंधा तो है नहीं, राइट। सो यू शुड चेक ऑल द कंपनी। देखो बालाजी अमाइंस एक समय में जबरदस्त चलती थी, 30% का डिक्लाइन है यहाँ पे भी। कोरोमंडल 26%, फाइन ऑर्गेनिक, गुजरात फ्लो, यू नेम द कंपनी। दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इसमें पता है, केमिकल में? यूपीएल, लार्जेस्ट, 40,000 करोड़ का धंधा। पिछले साल 50,000 करोड़ था, 20% से धंधा डाउन हुआ है। तो राजा के ही हाल ऐसे है, तो बाकी प्रजा के तो हाल क्या होंगे? तो ये ना सोचो कि हाल बुरा है। बहुत लोग मेरे को कहते हैं भाई पीडीलाइट नहीं चलता है। अरे पीडीलाइट नहीं चलता है तो शुक्र करो ये टूटा नहीं है, क्योंकि इनका धंधा मंदा है, एशियन पेंट की तरह, कजारिया सिरामिक की तरह। पर ये आपका डिक्लाइन हो जाता तो ये शेयर भी आधा हो जाता। तो आप बचे हो पीडीलाइट लेके, नहीं तो केमिकल में हवा टाइट है, ऑलराइट। सो दिस इज द वे यू शुड चेक ग्रोथ, कितना काम लग सकता है पता चला आपको। केमिकल के अलावा और कहां पे बुरे हाल है करण? अगर केमिकल के अलावा हम देखने जाए तो मेटल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री में भी कम ग्रोथ है, लाइक नेगेटिव ग्रोथ है। देखो एक मेटल्स एंड माइनिंग हुआ नेगेटिव, यस। ऑयल गैस तो हमने देख लिया, राइट, कि भाई वो
क्रूड की वजह से उनके दाम कम है, पर उसकी इन पे पॉजिटिव इफेक्ट आई होगी, प्रॉफिट इनके बड़े होंगे। देखो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बताता हूँ, ऑयल गैस के मार्जिन कैसे, ऑयल गैस के सूत्र 4% के 60% हो गए, राइट? क्यों? क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो इनको सस्ता मिलने लगा, तो प्रॉफिट भी तो बढ़िया है। इनके प्रॉफिट पिछले साल 1.3 लाख करोड़ थे, इस साल 2.3 लाख करोड़ आए, तो धंधा घटा है, पर वो दिक्कत की बात इनके लिए नहीं है। सिमिलर मेटल एंड माइनिंग, राइट? तो मेटल एंड माइनिंग का -9% का हाल है, इनके तो मार्जिन सुधरे नहीं है। सुधरे क्या? नहीं सुधरे है, राइट? तो क्यों नहीं सुधरे है, देख लेते हैं। चलो, मेटल माइनिंग नेगेटिव ग्रोथ, दूसरा क्या नेगेटिव में है? उसके अलावा सर नेगेटिव ग्रोथ डाइवर्सिफाइड टोटल में है। डाइवर्सिफाइड टोटल, या फिर ये टेक्सटाइल नीचे फ्लैट ग्रोथ। ये फ्लैट कहाँ है? 8% ग्रोथ वाली इकोनॉमी में चलता है, बट यू चेक, मैं जैसे ही यहाँ पे टेक्सटाइल ओपन करूँ, सी टेक्सटाइल में आपको ज्यादातर डिक्लाइन नजर आ रहा है, राइट? क्योंकि ये साल वेयरिंग अप्रैल का डिमांड इंडिया में बड़ा बुरा था। अब वेयरिंग अप्रैल, ये दोस्तों आने वाले समय की इंडस्ट्री में ही ग्रोथ बहुत मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, लोग जितना कमाएंगे खर्चा करने वाले, तो ये सेक्टर को इस साल नेगेटिव देख के नेगेटिव मत मानो, पर आपके शेयर करेक्शन में होंगे। क्यों? क्योंकि धंधा नहीं है। धंधा, उनके शेयर चलेंगे कब? जब धंधा आएगा, राइट? जैसे केपीआर मिल इज अ वेरी गुड कंपनी, -2% ग्रोथ। रेमंड डेप बर्डन वाली कंपनी, ग्रोथ फिर भी है, पर क्या काम का? वर्धमान टेक्सटाइल एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी, नेगेटिव ग्रोथ। जैसे हम पेज में इन्वेस्ट करते हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं है, पर डिक्लाइन ही होगा, राइट? क्योंकि पूरे वेयरिंग अप्रैल के हाल हुए हैं यहाँ पे। मान्यावर भी जैसे इसी में आएगी, पर मेरे को लगता है मान्यावर टेक्सटाइल में ना रख के कंज्यूमर, हाँ उनके भी शोरूम है ना, उनके रिटेल आउटलेट है ज्यादा, तो उनको रखा हुआ है कंज्यूमर सर्विस में। देखने दो, तो दिख रहा है यहाँ पे मान्यावर, हाँ ये रहा वेदांत है, हाँ देखने दो यहाँ पे, यस दिस इज वेदांत फैशन यानी मान्यावर। कितना ग्रोथ है? 1%, कुछ ग्रोथ ही नहीं है। अब ग्रोथ तो यहाँ पे तगड़ा मिल रहा है। आप आने वाले 10 साल में 10 करोड़ शादियां देखने वाले हो, दिवाली आएगी, अलग अलग सेलिब्रेशन आएंगे, माल बिकना है दोस्तों, राइट? बट दिस ईयर दे आर नेगेटिव, राइट? सो जस्ट वॉच ऑल दिस थिंग। टेक्सटाइल बुरा नहीं है, पर ग्रोथ नहीं है, तो आपके शेयर तो अभी करेक्शन में होंगे ये साल। दूसरा एक आपने बताया था मुझे, मेटल एंड माइनिंग। देखो मेटल एंड माइनिंग में कंपनियां कौन सी आ रही है? अदानी एंटरप्राइज, हिंदुस्तान जिंक नेगेटिव ग्रोथ, जिंदाल स्टील एंड पावर नेगेटिव ग्रोथ। अब सबसे बड़ी कंपनियों में जैसे यहाँ पे टाटा स्टील आती है, टाटा स्टील का भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, पर वैसा ही होगा, नेगेटिव ग्रोथ। वेदांत नेगेटिव ग्रोथ, जेएसडब्ल्यू स्टील के अभी यहाँ पे आपने डेटा नहीं डाले, पर कल ही रिजल्ट आए, नेगेटिव ग्रोथ, राइट? देखो आयरन एंड स्टील में क्या है? डिमांड जबरदस्त, क्योंकि इंफ्रा में स्पेंडिंग है। आपने सीमेंट कैसा देखा? जबरदस्त डिमांड। तो मेटल में भी डिमांड है, पर आयरन एंड स्टील 50% से ज्यादा तो चाइना अकेला बनाता है। अब चाइना में अभी मंदी चल रही है, चाइना का ग्रोथ इतना तगड़ा नहीं है, तो होता क्या है कि वो लोग हर जगह पे दुनिया भर में माल डंप करते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे चाइना का माल सस्ता मिलेगा, तो जेएसडब्ल्यू से कौन लेगा? टाटा से कौन लेगा? तो ऐसे समय पे इफेक्ट आती है, राइट? तो एक टेम्पररी इफेक्ट है यहाँ पे, नेगेटिव सेल्स है, वो हमें मानने पड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंजप्शन नहीं। कंजप्शन इंडिया में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है स्टील का, राइट? फिर और क्या देखा था मेटल के अलावा नेगेटिव में या कम ग्रोथ में? डाइवर्सिफाइड टोटल। देखो डाइवर्सिफाइड में क्या है? डाइवर्सिफाइड में तो कोई, देखो कोई प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है, और ऐसे डाइवर्सिफाइड टीसीएम श्रीराम की वजह से नेगेटिव है, वो एक कंपनी की वजह से। बाकी डेटा आने दो, फिर देखते हैं रियल क्या है, राइट? सो इतने डेटा से हमें क्या पता चला? सेल्स ग्रोथ कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स ग्रोथ है। फिर जीडीपी की इफेक्ट सेल्स ग्रोथ पे पड़ती है, इन्फ्लेशन की इफेक्ट इधर आपके मार्जिन पे पड़ती है। दोस्तों आप इन्वेस्टर हो, जितने प्रॉफिट बढ़ेंगे उतने आपके वैल्यूएशन बढ़ेंगे, उतने आपके डिविडेंड बढ़ेंगे, राइट? और प्रॉफिट कब बढ़ेंगे? जब धंधे बढ़ेंगे। ऐसा भी कुछ समय आएगा जब धंधे बढ़ेंगे फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, उसे नेगेटिव चैलेंजिंग टाइम कहते हैं। ऐसा तब होता है जब उनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए हो, या जैसे आईटी जैसी कंपनीज है जहां पे मैन पावर का सबसे बड़ा कॉस्टिंग होता है, उनके दाम बढ़ गए हो, तो इट डिपेंड्स। प्रॉफिट बहुत बार टूटेंगे, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत देखने का नहीं, क्योंकि ये तो बहुत वॉलेटाइल होता है। बहुत बार आपको पूरे सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। अब जैसे ऑटोमोबाइल, पिछले साल इन्फ्लेशन की वजह से इनके प्रॉफिट घटे थे, अब ये साल तो ऑटोमोबाइल में बिल्कुल तेजी है, 21% से धंधे बढ़े, तो धंधे भी बढ़े, मार्जिन भी सुधरे, तो इफेक्ट क्या आई? सीधा 100% से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट? तो ऐसे देखने का इसको, राइट फ्रेंड्स? सो ओवरऑल पूरा चित्र क्या कहता है? 10-11% से धंधे बढ़े, मार्जिन सुधरे हैं ज्यादातर सेक्टर के। कुछ सेक्टर होंगे जिनके नहीं सुधरे हैं, तो वो भी देखो आप, राइट? जैसे मीडिया ने तो पिछले साल भी लॉस किया, इस साल भी लॉस है, राइट? हमने पहले ही बताया दिया मीडिया में क्या चैलेंजेस है दोस्तों। तो मार्जिन आपके 8% के 10% हुए, तो प्रॉफिट को तो 35% बढ़ना ही है ना। अब इसका लाभ जो इंडस्ट्री को मिला होगा, वो इंडस्ट्री को इस बार तेजी होगी, राइट? जो इंडस्ट्री को लाभ नहीं मिला होगा, वहां पे तेजी नहीं होगी। इट्स ऑल राइट। अगले साल इसमें क्या चलना चाहिए? शेयर बाजार, जहां पे हर साल 8% नहीं आएंगे, हर साल नहीं आएंगे,
यहाँ पे कुछ साल आप देखोगे नेगेटिव 15%, नेगेटिव 20% रिटर्न आएंगे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें 15% कगार से भी रिटर्न मिलते हैं, 12% कगार से भी मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के ये अच्छा चलता है ओवरऑल। और आप बोलो मुझे हर साल या मुझे 2-3 साल नेगेटिव रिटर्न मिले तो मैं क्या करूं, तो क्या करूं? आएंगे ऐसा टाइम आपके टाइम में। आज जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है वो अगले 3 साल आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, तो बेचोगे क्या? तैयारी रखो। जब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, दैट इज द टाइम फॉर एक्यूमुलेशन, ताकि रिटर्न पॉजिटिव हो तब आप उसमें फायदा उठा सको। पॉजिटिव रिटर्न देख के बहुत खुश नहीं होने का, क्योंकि वो भी निकला है नेगेटिव रिटर्न से, मजा आई आपको। जैसे सीमेंट ने इस बार मजा करा दी, कंस्ट्रक्शन ने मजा करा दी, वो सब नेगेटिव रिटर्न वाले थे, राइट? अभी जो पॉजिटिव रिटर्न है हो सकता है कल करेक्शन में है। तो आज के करेक्टिंग कंपनीज, करेक्टिंग सेक्टर देख के टेंशन नहीं लेने का। आज की तगड़ी सेक्टर, तगड़ी कंपनीज देख के बहुत खुश नहीं होगा, राइट? ये पूरा बाजार इसी प्रकार से ट्रेंड में चलता है। ओवरऑल ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो इसका लाभ उठा सके, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मिलनी चाहिए। कगार बगार तो अच्छे ही आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो करण, कैसा रहा पूरा आपका रिसर्च? कुछ इंसाइट्स मिले इसमें से आपको? यस सर, काफी इंसाइट इसमें से देखने को मिले। लाइक जैसे हमने फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर देखा, तो वो अगर हम सेल्स में देखने जाए, मार्जिन में देखने जाए, प्रॉफिट में देखने जाए, तीनों चीजों में ये कंसिस्टेंट है, तो वो एक अच्छा सेक्टर है, अभी हम जिसमें निवेश कर सकते हैं। राइट, और अभी करेक्शन में भी है कुछ सेक्टर Yes. उसमें, बराबर ना? तो ये वो चीज है दोस्तों, ये डेटा जो आपको बढ़िया इंसाइट दे सकता है, आने वाले 5-6 साल के पोर्टफोलियो क्रिएशन में ये काम लग सकता है, राइट? ये डेटा मैं करण से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो बने उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को भी ये डेटा एनालिसिस मिल पाए। श्योर सर, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना, तो उन लोगों को अपडेटेड डेटा भी मिलते जाएगा। लाइक अभी और 200 कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी है, तो वो भी इसके अंदर अपडेट होते जाएंगे। राइट, बराबर है। ओके, ग्रेट। सो डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों कि जो कंपनीज की यहाँ पे हमने बात की, बिल्कुल टिप न मानिएगा। ऐसा नहीं है हम टिप प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम इट का काम टिप देने का नहीं है, हमारा काम एजुकेशन का है। हमने कुछ डेटा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया, अब आपको डिसीजन लेना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि आपको आगे क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस डेटा के आधार पे आपने क्या एक्शन लिया, कौन सी कंपनी में एक्यूमुलेशन किया, कहां पे थोड़ा वेटेज कम किया। राइट फ्रेंड्स, सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच करण, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। Thank you, sir, for this opportunity and for this project. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.